हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो मज़ेदार वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में बताऊँगा। इन्वायरमेंटल साइंस हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो आप लोगों को बताता चलूँ, कल भी मैंने एक वीडियो दिया था इंडियन पॉलिटी का, तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना। वो वीडियो मैंने हटाया था, फिर मैं वो पोस्ट कर दूँगा फिर से। तो अभी जो ये वीडियो है स्किप मत करना, पूरा एंड तक देख लेना। और एक बात रही, आप लोग यार सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट रहूं, आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ सकूं। तो हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। आप लोगों को एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प रहेगा। एकदम अच्छे से नोट्स बना लेना। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि ये इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि सराउंडिंग, आपके आसपास में क्या चीज़ है वो सब आपकी क्या है कि इन्वायरमेंट है। इसमें इन्वायरमेंट में दो चीज़ इंक्लूड रहता है, एक बायोटिक एंड एबायोटिक रहता है। जो एक तो जानदार चीज़, एक तो बेजान चीज़ रहता है। तो ये हुआ इन्वायरमेंट का एक डिफिनेशन। तो दूसरी बात रही इकोलॉजी। हम एक्चुअल में जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो इकोलॉजी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इकोलॉजी जो है, फर्स्ट इकोलॉजी जो वर्ड जो है वो आइकोलॉजी से डिराइवेट हो गया है। ये वर्ड पहली बार अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो इसका मतलब है कि आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने को इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये एक इकोलॉजी क्या है कि एक दूसरे के बीच में एक इंटरेक्शन है, इन्वायरमेंट के एक दूसरे के बीच में, इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है। जो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है उसी को कहा जाता है, एक साइंटिफिक इंटरेक्शन हो जाता है तो उसी को कहा जाता है कि इकोलॉजी। तो इसको इकोलॉजी को एक और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है। किस चीज़ का? इकोसिस्टम का। पूरे इकोसिस्टम के बारे में जब हम साइंटिफिकली पूरी तरह अच्छी तरह से हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, उसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। तो ये साइंटिफिक स्टडी किसने कहा था? आर्थर जी टेंसले ने कहा था। तो हम इकोलॉजी धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो इकोलॉजी में क्या क्या रहता है कि जैसे एक तो सबसे पहले क्या आता है कि स्पीसीज़ आता है, स्पीसीज़ के बाद पॉपुलेशन आता है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आता है, कम्युनिटी के बाद इंडिविजुअल्स आता है। ये तो आप लोगों को पता है ना कि सबसे पहले स्पीसीज़ आएगा, हम ह्यूमंस एक स्पीसीज़ है, फिर हमारा आबादी रहेगा, फिर कम्युनिटी रहेगा, अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड हुआ है, फिर एक इंडिविजुअल रहेगा एंड में। तो ये क्या है कि एक हायरार्की है कि किस तरह डिवाइड हुआ है। जिसे और कम्युनिटी में हम ये भी कहा जा सकते कि अलग अलग स्पीसीज़ कम्युनिटी में क्या है रहता है। जैसे कि एक जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग किस्म के जानदार, अलग अलग किस्म के स्पीसीज़ रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइगर का हो या डियर का हो या एनिमल, ये सब क्या है कि एक एनिमल कम्युनिटी है। कम्युनिटी की बात करें तो हम अभी आते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट पे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? इकोसिस्टम यानी बायोटिक कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट में, उसी को कहा जाता है एक इकोसिस्टम। जैसे आपके इर्द गिर्द जितने भी बायोटिक चीज़ें हैं, जो बायोटिक मीन्स जो लिविंग चीज़ें हैं, उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, उसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। फिर अब हम आते हैं एक और कंसेप्ट के पास, बायोम। बायोम क्या होता है कि बायोम होता है कि जो एक सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन हो, जहाँ पे एक जैसा मतलब एक जैसा आबहवा हो, एक जैसा आबहवा का हालात हो वहाँ पे। तो उसी को कहा जाता है कि बायोम। जैसे कि
वो इकोसिस्टम क्या रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो क्लाइमेट जो है वो सेम रहेगा, वो डिफरेंट नहीं रहेगा। और वेजिटेशन भी क्या रहेगा, जितने भी जो पेड़ पौधे हैं वो सब जो है एक साथ एक जैसा ही होगा। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले बायोम का, जैसे सवाना हो गया, जैसे स्टेपी हो गया, जैसे टुंड्रा हो गया, जैसे टाइगा हो गया। ये क्या है, ये क्या है, एक बायोम है। बायोम मैंने बोला ना आप लोगों को कि एक सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है, जहाँ पे आब हवा भी एक जैसा होता है, वेजिटेशन भी होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बायोम। उसके बाद आते हैं कि हम बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, उसके पास आता है। उससे पहले एक और इकोसिस्टम सर्विस करके हैं, उस पे हम ज़्यादा डीपली हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। उसका इकोसिस्टम सर्विस का दो पार्ट होता है, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या है, प्रोविजनिंग सर्विस, जैसे फूड, मेडिसिन, टिम्बर, टेरेन तरीन एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट सर्विस में क्या होता है कि रेगुलेटिंग सर्विस, जैसे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, क्लाइमेटिक मॉडरेशन, कंट्रोलिंग सर्विस, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल ओरिजिन, कंट्रोल ऑफ फ्लड्स। ये एक टाइप का क्या है कि हम इकोसिस्टम को किस तरह हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कंट्रोल करते हैं। कि डायरेक्टली हमको क्या देता है इन्वायरमेंट, हमें फूड देता है, हमें मेडिसिन देता है। इनडायरेक्टली हम इन चीज़ों को, हमारे एक ड्यूटी भी बनता है इन चीज़ों को हम प्रिवेंट करना, कि प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोजन, कंट्रोल ऑफ फ्लड्स, सपोर्टिंग सर्विस, जैसे कि हाँ किस किस्म का न्यूट्रन साइकिलिंग, हैबिटेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक कौन सा एक हैबिटेट्स में न्यूट्रन साइकिल्स का हैबिटेट्स होता है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद हम और बताता चलूँ तो इकोसिस्टम मैंने तो आप लोगों को थोड़ा बता भी दिया, इकोसिस्टम का डेफिनेशन तो बता दिया। लेकिन इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम का टाइप भी होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल होता है, इक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल्स मीन्स जितना भी जो अर्थ के ऊपरी सतह पे है, ज़मीन पे है, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, ट्रॉपिकल सवाना हो गया, टेम्पेट हो गया। स्टेपीज एक ग्रासलैंड है, ज़्यादातर कहाँ पे होता है, रशिया में। पेरिस भी एक ग्रासलैंड है, क्या कहाँ होता है, नॉर्थ अमेरिका में। पम्पास कहाँ पे होता है, ये एक ग्रासलैंड है, ये साउथ अमेरिका में होता है। डाउन्स कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इक्वेटिक में क्या है कि जो आपके जितने भी जो एनिमल्स रहता है कि पानी में जितने भी, या फ्रेश वाटर हो, या स्ट्रीम हो, या रिवर हो, लेक्स हो, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे ब्रेकिश वाटर में रहते हो, या लगून्स हो गया, आपका साल वाटर हो गया, ओशंस हो गया, मैन मेड हो गया, जो कुछ पॉन्ड्स बनाते हैं, कुछ हम बहुत सारे क्या फ्रेश वाटर लेक हो गया, कि मैन मेड भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल होता है, कि एक एक्वेटिक भी होता है। तो ये सब तो आप लोगों को मैंने बताया ना। उसके बाद हम एक और बहुत मज़ेदार कंसेप्ट पे चलते हैं, इकोलॉजिकल नीच। नीच किसे कहा जाता है, नीच होता है कि एक जो छोटा सा मतलब हैबिटेट होता है, कि रहने की जगह होता है, जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रह के, कोई भी एनिमल्स रह के अपना सर्वाइवल्स के लिए वहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ पे सोता है, वहाँ पीते हैं। तो उसका एक रहने की जगह जो क्या होता है कि एक बिल्कुल माइन्यूट सा होता है, माइक्रो होता है। ज़्यादातर वहाँ पे उसका पूरा सारे फंक्शनल स्पीसीज़ का फंक्शंस होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, सोना, उठना, मतलब खाना वहीं पे होता है सब कुछ। तो ज़्यादातर वो क्या करता है कि उसी को ज़्यादातर वो अपने सर्वाइवल के लिए जितना भी वहाँ रिसोर्सेज होता है वो यूज़ करता है, कि उसे कहा जाता है इकोलॉजिकल नीच। हम लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो ये वहाँ पर रहने का जगह है, उसका घर है। तो इकोलॉजिकल नीच नीच जो है दो टाइप का होता है, एक फंडामेंटल नीच होता है, एक रियलाइज्ड नीच होता है। फंडामेंटल नीच में क्या होता है कि
जितने भी रिसोर्सेज जो होता है वो स्पीसीज़ अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करता है। रिलाइज्ड नीश में क्या होता है, एक्चुअल में जो रिसोर्सेज होता है वो अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कहा जाता है। जितना मतलब मान लो फॉर एग्जांपल बहुत सारे बड़ा एरिया है तो वहाँ से कुछ मतलब हिस्सा वो खाता है अपनी सर्वाइवल के लिए, उसे कहा गया है रिलाइज्ड नीच। उस वो कितना इस्तेमाल करते हैं ख़ुद को सर्वाइव रखने के लिए। ये हो गया इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच एक यूनिक फंक्शनल रोल है ख़ासकर स्पीसीज़ का, जहाँ इकोसिस्टम में जहाँ वो अपना जो सर्वाइवल के लिए जितना जो करता है वहाँ पे उसको, जिसे मैंने बताया ना, उसे कहता है इकोलॉजिकल नीच। तो एक बहुत बड़ा लॉ आया था गोस लॉ करके, उसे कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स भी कहा गया है। ये गोस लॉ कहा जाता है कि एक सिमिलर स्पीसीज, दो सिमिलर स्पीसीज एक जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना है, रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा एक दूसरे की मतलब एक दूसरे से इतना कंपटीशन रहेगा कि रिसोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक ही मतलब इकोलॉजिकल एक ही जगह पे दो मतलब सिमिलर एक जैसा स्पीसीज या उनमें कोई रिलेटेड भी हो तो वहाँ पे रह नहीं सकता। तो उनका कहना यही है कि एक वो लोग इतना कंपटीशन रहता है, क्या करते हैं कि जैसे कि एक जैसा हो, जैसे हम दिखता है ना कि जहाँ मतलब कोई भी पशु हो या कोई भी परिंदा हो, वो जैसे कि हम एग्जांपल लो कोई से भी, फॉर एग्जांपल हम पिजन का एग्जांपल लेते, तो पिजन आता है एक ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप आता है, तो वो पहला वाला ग्रुप क्या जाता है, भाग जाते हैं, दूसरा ग्रुप उनसे पूरा क्या करते हैं, कॉन्कर करते हैं, वो पूरा एरिया जो है उनके अंडर आता है, वो लोग खाते हैं, वो लोग लेके भी जाते हैं। तो राइटर का कहना ये है, इस लॉ का कहना ये है कि एक जगह दो सिमिलर स्पीसीज रह नहीं सकते, उसमें इतना कंपटीशन रहता है। एक और मज़ेदार कंसेप्ट पे आया है हम अभी, इकोटोन। इकोटोन किसे कहा जाता है, इकोटोन जो है एक ऐसा जगह है, ये जो है एक इकोसिस्टम, जैसे कि इकोसिस्टम जो है वो एक ट्रांजिशन एरिया है। जैसे कि एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम से जैसे कि यहाँ पे पानी है, पानी से ज़मीन की तरफ जब जाते हैं तो वो एक ट्रांजिशन हुआ ना, उसे उसे कहते हैं इकोटोन। एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जाने को इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन का क्या क्या रहता है कि अपना अपना एक एज इफेक्ट रहता है। एज इफेक्ट बोले तो जैसे कि पानी का अपना एक महत्वपूर्ण है, ज़मीन का अपना एक महत्वपूर्ण है ना। पानी में जितना जो स्पीसीज़ है, जितना भी जो ऑर्गेनिज़म है, वो लोग अपने जितना भी पानी में जितने भी उनके लिए जो सर्वाइवल के लिए उनके लिए जो रिसोर्सेज है वहीं खा के रहते हैं। लेकिन ज़मीन में जब आता है, वो ज़मीन पे जितना भी रिसोर्सेज है वहीं खा के रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अपना अपना एक फॉर एग्जांपल पानी का हो या ज़मीन का हो, अपना अपना एक महत्वपूर्ण है, अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, इसका कहने का मतलब ये है। तो इको टाइप बोले तो ज़मीन में अलग सा मतलब स्पीसीज़ रहता है, पानी में अलग सा स्पीसीज़ रहता है। यही है कि इस इकोटोन में अलग अलग स्पीसीज़ रहता है, तो इसी का कहने का मतलब यही है। जैसे मैंने बताया नहीं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट हुआ, जैसे फ्रेश वाटर हुआ, जैसे लैंड हुआ या वाटर हुआ, जैसे हम कहते हैं ना कि धंधल स्वयंपी हो गया, महर्षि हो गया। स्वयंपी का इकोटोन अलग रहता है, महर्षि का अलग रहता है, धंधल सा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इकोटोन एक ट्रांजिशन है, यहाँ से एक जगह से एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम को जाने को एक इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन हुआ, तो उसके बाद हम एक और
चीज़ पे जाते हैं कि एज इफ़ेक्ट तो मैंने बताया ना आप लोगों को। एज इफ़ेक्ट में क्या होता है कि पॉपुलेशन में भी चेंजेस आता है कि जैसे कि वाटर्स में ज़्यादातर फॉर एग्जांपल फ़िश रहता है। वाटर से हम जब बाहर जाता है तो ज़मीन पे कुछ और जानवर स्पीशीज़ ऑर्गेनिज़म रहते हैं। तो ये हुआ एज इफ़ेक्ट। अलग अलग जगह का अलग अलग एक असर दिखने को दिखता है हमें, यही कहने का मतलब है। एच स्पीसीज जैसे कि मैंने बोला ना, एच स्पीसीज डोमिनेंट स्पीसीज होता है कि पानी में फिश ज़्यादा डोमिनेट होगा। एग्जांपल कह रहा हूँ, ज़मीन पे कुछ और स्पीसीज डोमिनेट होगा। फॉर एग्जांपल लॉयन हो गया, एलिफेंट हुआ। ये एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हुआ पूरा। बाकी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एक तो बायोटिक रहता है, एक एबायोटिक रहता है। बायोटिक में प्लांट्स हुआ, फ्लोरा एंड फौना हुआ। फ्लोरा प्लांट्स को कहा जाता है, फौना एनिमल्स को कहा जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आता है। एबायोटिक में क्या है, फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर हुआ, लाइट हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ। जैसे केमिकल फैक्टर्स में क्या है, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एयर हुआ, वाटर हुआ, सॉइल हुआ, ये सब कहाँ आता है, ये बायोटिक स्ट्रक्चर्स में आता है। तो इकोसिस्टम का फंक्शंस क्या रहता है इकोसिस्टम में, हम इसको बाद में हम पूरा एलोब्रेट दूसरे टॉपिक में हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें अभी हम आपको थोड़ा ओवरव्यू देते हैं इकोसिस्टम में कौन कौन सा फंक्शन चलता है, कौन कौन सा। तो इसमें सबसे पहले एनर्जी फ़्लो होता है। सेकंड पे होता है एनर्जी फ़्लो में क्या है कि फूड चेन है, फूड वेव है, इकोलॉजिकल पिरामिड है। आप लोगों को पता है ना कि फूड चेन, अभी मैं आगे पूरा सब अच्छे से बताऊंगा फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो इसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होता है, जैसे कि गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल किसे कहा जाता है। तो सक्सेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक एक सक्सेशन पीरियड, जैसे कि क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है। क्लाइमेक्स बोले तो एंड में, उससे पहले क्या है कि पाइनर स्पीसीज बोलता है सबसे पहले, मतलब वो बंजर ज़मीन होता है, वहाँ पे कहीं से भी या हवा से या कुछ कहीं से भी या पशु के ज़रिए या हवा के ज़रिए वहाँ पे सीड्स पहुँच जाते। तो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उगना लगता है। तो ये एक पूरा साइकिल है कि किस तरह फिर एक ऐसा टाइम आता है कि पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर से वो री एमर्ज होता है। तो ये एक साइकिल है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। एक और इसमें एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, ह्यूम इकोस्टेसिस होता है। ह्यूम इकोस्टेसिस क्या होता है कि एक स्टेडी स्टेट है, एक बिल्कुल आराम से चलता है कि एक क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। मैंने बताया ना आप लोगों को, पहले क्या है कि सीड आता है, फिर बंजर ज़मीन पे वो फिर क्या होगा कि बारिश होगा, फिर उगने लगेगा। फिर क्या होगा कि वो फिर से मतलब फॉरेस्ट फायर नहीं होता, फायर होके ख़त्म हो जाता है, फिर से वो उगने लगते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है, एक स्टेज है। तो फिर वो बाद में जो टॉपिक्स है उसमें मैं अच्छे तरह से आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।